ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एमएससी सीएसआईआर नेट जीआरए एमएस सेट और पीएचडी सबमिटेड। इसका थोड़ा सा मीनिंग बताया था 2-5 मिनट के अंदर जल्दी से बोलो। सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोल के एक बड़ी सी डिपार्टमेंट मानी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। टोटल 25 डिफरेंट लैब्स है सीएसआईआर की, और ये लोग पीएचडी करने के पैसे देते हैं। आपको स्टाइपेंड करके वर्ड पता होगा। स्टाइपेंड जो होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज अलॉटेड टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग पीएचडी। अभी आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो मेरे दोस्त प्रोफेसर परवेज सर ये अभी करंट में पीएचडी कर रहे हैं। मेरा पीएचडी सबमिट हो गया, तो हम लोगों को थोड़ा 38,000 रुपीज पर मंथ मिलता है फेलोशिप। 38,000 रुपीज JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और 2 साल के बाद आप जब अपग्रेड हो जाते हैं तो आपको SRF मिलता है, जिसको 42,000 रुपीज पर मंथ मिलता है 3 साल। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड रफली कैलकुलेशन में बोलूंगा कि 27 से 28 लाख रुपीज तक मिल जाता है सिर्फ पीएचडी करने के पैसे के। और हमारे गांव में बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, स्पेसिफिकली एमजी विद्या मंदिर के अंदर एमएसटी कॉलेज एक रिसर्च सेंटर है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स अगर आप बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद अगर आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं, फील्ड एनी फील्ड बायोलॉजी के अंदर zoology हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट, जो सब्जेक्ट में आप एमएससी करते हैं आपको पीएचडी करने के पैसे मिलेंगे। इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता है। यू हैव टू क्वालिफाई एन एग्जाम फॉर सीएसआईआर नहीं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसको पूरा फॉर्म है जो मैंने अभी बोला था। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम होता है जो कि हमारे स्टेट लेवल का रहता है, नाम है उसका महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप। ऐसे 2 अलग अलग एग्जाम्स आते हैं। आसान लैंग्वेज में आपने सुना होगा, नेट एंड से ये सुना होगा यही। पर सिर्फ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आगे वर्क करने वाले हैं तो आप CSIR ये है। इतना मेरा ब्रीफ इंट्रो था। असल जो काम हमारा देखते हैं हम लोग, देखिए प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रेट महाराष्ट्र बोर्ड बायोलॉजी। तो इसके अंदर केस ऐसा है आपके सामने टोटल 15 चैप्टर्स हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर बायो। 3 डिफरेंट चैप्टर में these 3 are the most important one for the genetics, ecology and human physiology. Genetics, ecology and human physiology. तो फर्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको 2 बड़े चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। The first one is called as inheritance and variation. The second is called as molecular structure. थर्ड जो चैप्टर आएगा वो इवोल्यूशन करके रहेगा। थर्ड इवोल्यूशन का चैप्टर आएगा, आप उसको साइड में रखते हैं, उसका ज्यादा उसका टेंशन मत लीजिए। 2 चैप्टर्स में से मेजर क्वेश्चंस आएंगे। देखो आपके 1, 2, 3, 4 ऐसे इतनी मार्किंग स्कीम है, सबको पता है ना इस बारे में। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछा तो कितनी लाइन का आंसर होना चाहिए बोलो तो? 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितनी लाइन होनी चाहिए? There should be only 2 lines if you are writing answer for 1 mark question. Your answer should not exceed more than 3 lines. और अगर हो गया तो आपको 0 मार्क्स दे देंगे। उन्होंने 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है ना, अब उनको एकदम हाफ पेज का आंसर देने गए, वो आपको मार्क्स नहीं देने वाले। जेनेटिक्स के बाद इकोलॉजी आता है। आपके लास्ट के जितने चैप्टर्स हैं वो सब इकोलॉजी के अंदर आते हैं। लास्ट के जो आपके 3 चैप्टर्स हैं वो सब इकोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन वगैरह वो सब। ह्यूमन फिजियोलॉजी में यू हैव टू गो विद द सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखनी पड़ती है। आगे थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा मैं। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात की जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका आई गेस 15th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 15 जनवरी के बाद से प्रैक्टिकल एग्जाम सीधे रहेंगे और 11th ऑफ फरवरी से आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर बैलेंस बनाना इसको बोलते हैं। थोड़ी सी ट्रिक शेयर करता हूँ मेरी। हम लोग जब कॉलेज में थे हम लोग उसको फॉलो करते कि ट्राई टू स्टडी फ्रॉम प्रैक्टिकल के प्रोटोकॉल। आपके पास जर्नल होगा प्रैक्टिकल का, उससे स्टडी करना रहेगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। वो एकदम कंसाइज होता है। मतलब आप बोलेंगे सर ये जेनेटिक्स पे कितना बड़ा चैप्टर और प्रैक्टिकल 3 पेजेस पे, बट आप वो प्रैक्टिकल 3 पेजेस पे अच्छी खासी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पूरे चैप्टर के 10 पेजेस। तो अपने जर्नल से स्टडी करने का ट्राई करो, उससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों में बैलेंस रखना। और एक और बात बोलता हूँ, तो प्रैक्टिकल में द हाईएस्ट मार्क्स यू गेट द मोर परसेंटेज विल बी हैविंग इन योर 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट में। तो होपफुली यू आर गेटिंग मी, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल्स में जितनी ज्यादा मार्क्स मिलेगी आपके 12th में उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी आप ऑलरेडी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूंगा
भाई देखो स्ट्रैटेजी प्लानिंग के अंदर ऐसा बताया गया है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न इन द मार्किंग स्कीम 1 2 3 4. If they are asking question for 1 mark only, your answer should not exceed twice. If the question is up for 2 marks, let's say for example, तो आपका आंसर है वो 4 lines या बहुत हो गया तो 5 lines. 2 mark का क्वेश्चन should not exceed 5 lines. अब 3 marks आया, अब आप लिमिटलेस हैं, इन्फिनिटी, ठीक है? तो क्या से डीसी इन्फिनिटी. तो आप अमर्यादित हो चुके हैं, आपके सामने कोई लिमिट नहीं है. अब आपको कंटिन्यूअसली जितना लिखना है लिखिए, बट फिर भी मुझसे अगर पूछने आते हो इस 3 मार्क का क्वेश्चन है, कितनी कितनी लाइंस लिखनी चाहिए, कितना पेज लिखना चाहिए, तो दैट शुड बी मोर हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा लिख. देखो हैविंग नॉलेज इज साइंस बट गेटिंग मार्क्स इज एन आर्ट. एक कला है मार्क्स देना, वो सबको नहीं आता. टॉपर्स जो होते हैं वो आसमान से टॉपर्स बन के नहीं आते, वो हमारे साथ हमारी क्लास में हमारे बेंच में बैठते हैं. रिजल्ट में वो टॉपर बन के आ जाते हैं, हम लोग एवरेज मार्क्स वाले रह जाते हैं. क्यों ऐसा? तो भाई उनके लिखने का जो फैशन है, जो स्टाइल है, वो थोड़ा सा क्या अलग, वो मार्किंग स्कीम ध्यान रख के लिखते हैं. भाई 1 मार्क के लिए इतनी लाइन लिखनी है, 2 मार्क के लिए इतनी लाइन लिखनी है, 4 मार्क्स के लिए 1 पेज क्रॉस होना. एग्जामिनर को पेज टर्न करवा लो बस. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू. होपफुली अभी यहाँ पर कई सारे एग्जामिनर भी हैं मेरे सामने, तो बीइंग एज अ मॉडरेटर मैं भी ये बात बोलूंगा. एक बच्चे ने आप आंसर लिखा हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने लिखा है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. तो आप बोले सर डबल सर्कुलेशन में ब्लड एंटर्स इन द हार्ट, देन इट गोस टू द लंग्स, अगेन इट कम्स बैक टू द हार्ट एंड देन इट गोस टू द बॉडी ऑर्गन्स. ये तो 2 लाइन में खत्म हो गया. अभी इनको बायोलॉजी में समझिए, एज वी ऑल नो दैट एंड अ लॉट लाइक यू हैव टू यूज द हेवी वर्ड्स लाइक दैट. इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. हैविंग नॉलेज इज साइंस बट गेटिंग मार्क्स इज एन आर्ट. एक कला है मार्क्स लेना जो सबको नहीं आती. हाँ, आपको जब लिखना है और मार्क्स का आपने पूरा पेज पूरा हेडिंग 2 लाइन की दे दो, अगर तो ऑलरेडी 2 लाइन की हेडिंग दे दो, 1 लाइन छोड़ दो, फिर लिखना स्टार्ट कर दो. लिखते 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 आप कैसे भी पेज टर्न कर दो, बस पेज टर्न करके 2 लाइन पे शुरू कर दो, चले. अब एग्जामिनर भी जैसे ही पेज टर्न किया ना, एग्जामिनर का माइंडसेट चेंज होगा, नहीं से बहुत कुछ लिखा. अब वो वापस पेज टर्न नहीं करते वाला, वो वही मार्क्स देगा. करेक्ट है? ऑटोमेटिकली 4 में से वो लीस्ट टू लीस्ट 2.5 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर थोड़ी हैंडराइटिंग अगर अच्छी रख सकते हो तो बहुत. देखो मैं ये नहीं बोलता कि गुड हैंडराइटिंग जो है वो बहुत जरूरी है या बहुत ज्यादा मार्क्स मिलती है अच्छी हैंडराइटिंग वालों को. मेरी खुद की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? और आपका माइंड जितना तेज चलता है आपकी हैंडराइटिंग भी खराब है. ये प्रूवन थिंग है, साइंस के रिसर्च होता है कि आपका हाथ साथ नहीं दे पाता ब्रेन. ब्रेन की स्पीड चलता है ना, तो आप कितनी स्पीड लिख नहीं पाए, आपका हाथ उतनी स्पीड नहीं चल पाए, तो हैंडराइटिंग खराब. इवन आपने इसे अक्सर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर शीट, फर्स्ट पेज पे जो हैंडराइटिंग आपकी है, लास्ट पेज पे आपकी वो हैंडराइटिंग मैच वहीं से. मतलब डायरेक्टली इफ यू आर मैचिंग फर्स्ट एंड द लास्ट पेज, you will be coming into the conclusion that these 2 pages have been written by different person. Correct है? अब इनमें अगर पेन चेंज हो गई तो बातें नहीं होगी. मतलब एग्जामिनर को भी शक आ रहा है, वहीं से 2 अलग-अलग लोगों ने तो नहीं आ सकते. ये मत होने देना एवरीवन, ये मत होने देना प्लीज. फर्स्ट पेज पे अपना बेस्ट इंप्रेशन देना. फर्स्ट इंप्रेशन से फाइनल इंप्रेशन एकदम बेस्ट. पहले पेज में तो एमसीक्यूज और 1 लाइन आंसर, भी ऐसे बोलते हैं उसको, वेरी शॉर्ट आंसर. तो फर्स्ट पेज पे तो वही रहेगा. अब धीरे 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 आप वैसे ही लिखने का ट्राई करें, ठीक है? सब इजी. अडॉप्ट इफेक्टिव मेथड्स. इसके अंदर क्या होता है, निमोनिक फॉलो करवाते हैं हम लोग अपने बच्चे. निमोनिक को सब बोलते हैं. अब आप देखो, मैं बोलूंगा आपको, भाई देखो बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स करके चैप्टर है, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों में बायोमोलिक्यूल्स. देयर विल बी हैविंग एलपीसी का फॉर्मूला, लिपिड प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स. करेक्ट है? अब those LPC में you are having lipids जो कि esters of fatty acid and glycerol रहने वाली हैं. Carbohydrates are nothing but like the basic units of energy. Glucose है, fructose है, stachyose है, ribose है, raffinose है, ribose है, aldose है, ketose है, hexose है. बहुत सारे different sugars के नाम आपको बताऊं. But प्रोटीन की जब बात आती है तो सिर्फ 20 अमीनो एसिड मिलकर पूरी प्रोटीन बना देती. जैसे चेयर आप देख रहे होंगे, जब पूरी की वॉल जो है ये सिंगल ब्रिक से तो नहीं बन रही, इसमें बहुत सारी कई 100 ब्रिक्स लगी जब ये वॉल बन गई. तो वैसे ही हजारों प्रोटीन है. ह्यूमन डीएनए में 35,000 जीन है. सिर्फ ह्यूमन और हर जीन से प्रोटीन बनता है. तो ह्यूमन बॉडी इज प्रोड्यूसिंग 35,000 डिफरेंट प्रोटीन्स. अब वो सिर्फ 20 अमीनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन के फॉर्मूला से बन रही. ये रहे वो 20 अमीनो एसिड. जस्ट गो थ्रू द स्क्रीन
एंड आई एम गिविंग यू सम नेम्स। अब आपसे पूछूं पूरे 20 अमीनो एसिड के नाम याद हो सकते हैं क्या किसी को? तो आप बोलेंगे कि सर नहीं हो सकते। करेक्ट है। आप जब स्कूल में थे होंगे, आप लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, आपकी क्लास में कम से कम 50 से 60 बच्चे रहे होंगे, आपको सबके नाम याद होंगे। करेक्ट है। आपको आज तक कम से कम 50 टीचर्स ने पढ़ाते हो, सबके नाम याद है। एंड आई एम आस्किंग यू कि ये 20 नेम्स आपको याद रह सकते हैं कि आप बोल रहे हैं नहीं रहते? मतलब मैं ट्राई कर, देखो मुझे चांस को मैं ट्राई करता हूँ, शायद अगर हो पाए हो। मैं वर्ड्स लिख के लाया हूँ, इसी को नहीं बोली मतलब ये खुद की टीम है। When I was in my NC, I made this trip for myself, ये exclusive to me है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं सही जाऊँ गलत जाऊँ आप मुझे बता दीजिएगा। आप काउंट कर सकते हैं जब मैं नंबर स्टार्ट। ओके, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, मेथिओनिन, सिस्टीन, फेनिलएलानिन, सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पैरागिन, ग्लूटामाइन, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडाइन, aspartate, glutamate. So इसमें बोलो सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। देयर आर टोटल 22 different amino acids। मैंने यहाँ पे 20 इसलिए लिखे क्योंकि आपके सिलेबस में 20। एक और बात, वो दोनों न्यूली डिस्कवर्ड है, वो नहीं है सिलेबस में। ये 20 अमीनो एसिड के नाम पे आप पूरे पेपर में कम से कम 4 मार्क्स निकाल सकते हैं। बराबर क्या बोला कि हैविंग नॉलेज इज साइंस बट गेटिंग मार्क्स इज एन आर्ट। इनको अपने हिसाब से चलाना चाहिए। व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर, यू आर एन ऑथर बाय योरसेल्फ। आप खुद एक राइटर है, आप आंसर लिख लो ना तो आप राइटर। आप उनको अपने हिसाब से चलो। आपको सिर्फ एक बार एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है कि उसको अपनी तरफ घुमाते लेके जाओ, वो बराबर मार्क्स देंगे। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, मेथिओनिन, सिस्टीन, फेनिलएलानिन, सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पैरागिन, ग्लूटामाइन, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडाइन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। ऐसे पूरे टोटल 20 अमीनो एसिड आपको मिनट्स में याद हो सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसी कुछ ऐसी ट्रिक्स बना के रखी हुई है। और ये आप बायोलॉजी के क्या केमिस्ट्री में फिजिक्स में कहीं भी ट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स आर कॉल्ड एज निमोनिक्स। आप फ्लैश कार्ड यूज करो, कंसेप्ट मैप यूज करो, प्रैक्टिस टेस्ट लो, लेकिन निमोनिक्स का कोई तोड़ नहीं। पूरा बायोलॉजी निमोनिक्स के ऊपर है। बायोलॉजी इज नथिंग, आई शुड से मैं बीइंग एज अ बायोलॉजी टीचर मैं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी 50% लॉजिकल है, 50% मॉर्निंग। याद करना पड़ेगा। अब आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो बोलेंगे कि भाई चीजों को याद नहीं करना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। ऐसे लोग मिलते होंगे आपको, नहीं कुछ याद नहीं करो, सब समझ के पढ़ो। तो मुझे आप एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन हमारी लोकल लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ आपसे। जो बंदा आपको मिले और बोले कि भाई कुछ भी याद नहीं करना चाहिए, हर चीज समझ के पढ़ना चाहिए, उनको बोलो कि भाई साहब मुझे बात बताइए कि 2 पंचे कितना होगा? 2 पंचे या आपने समझ के बोला या आपको याद है? Just tell me. Yeah. Just tell me. Simple as that. So if you do know that 2 5s are 10s, so ultimately you do know that the glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, tryptophan, insulin, and cysteine है। क्योंकि आप एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं और अगर एक बायो के स्टूडेंट को अमीनो एसिड्स के नाम नहीं याद है तो उसको बायोलॉजी नहीं आती। ये सिंपल सी बात है। ये 20 नाम आपको मतलब हमारे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट बता दें। और ये आप पीएचडी एमएससी अगर करने वाली है तो उसमें 100% आपको इसका मिलने वाला है। 12th बोर्ड बायोलॉजी में 4 मार्क्स है, क्वेश्चन इसके ऊपर निकाल सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन रहने तो आप ये आंसर दे सकते हैं, पर ये आपको सीखना पड़ेगा मेरे पास मत आने के साथ कैसे ड्राइंग्स। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बाय हार्ट कर लो। हम लोग जब आज से करीबन 12-13 साल पहले की बात है, उसमें मुझे गारंटी नहीं कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आने वाले। मैंने 10-12 बार ह्यूमन हार्ट ड्रॉ किया। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग्स, ठीक है, बट स्टिल मैंने ट्राई किया ह्यूमन हार्ट बहुत बार ट्राई किया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स। हमारे टाइम में सिर्फ 5 क्वेश्चन होते थे बस। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 16 5 से 80 खत्म बात। याद होगा टीचर। उसके डिफरेंट मार्किंग स्कीम होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है ना 16 मार्क्स का, उसमें 16 क्वेश्चन होते 1 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन है ना 16 मार्क्स का, जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स। थर्ड में यू विल बी हैविंग 4, फोर्थ में यू विल बी हैविंग 4, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा 16 मार्क्स। क्वेश्चन था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। मुझे समझ गया कि 8 मार्क्स के लिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछ रहे और 8 मार्क्स का इन्होंने डबल सर्कुलेशन। वही ट्रिक फॉलो कीजिए मैंने। यू हैव टू मेक द एग्जामिनर फ्लिप द पेजेस। लिखते जाओ, कोई टेंशन नहीं। जैसे आपको अभी देखो वो चैप्टर है,
जिसके अंदर आपको ह्यूमन यूनिट फॉर्मेशन बताना है। ह्यूमन यूनिट फॉर्मेशन इसके अंदर क्या है, 3 हेडिंग आपकी हो जाए, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला है और मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ। मैंने लिटरली क्या किया था, हेडिंग में लिखा भाई ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक 7-8 लाइन छोड़ी नीचे लिखा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, पेज डन किया सिलेक्टिव, और फिर अंदर मेरे हिसाब से लॉजिकल गेस कर करके लिखते हैं। हाँ, गेस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लॉजिकल गेस और एक होता है नॉनसेंस गेस। कुछ भी आदमी फालतू लिख डीएनए इन द आरएनए ऑफ द प्रोटीन इज द डीएनए इन द आरएनए, ये इस्तेमाल कभी नहीं की। ऐसे पेपर आते हैं बस। अभी एक जियोग्राफी टीचर पेपर चेक कर रहे थे हमारी कॉलेज में स्पेस में, तो पेपर लेके आए हम लोग के पास स्टाफ ने, सर उन्होंने सॉइल इरोजन के बारे में लिखना था। तो किसी बच्चे ने लिख के रखा था water is the loss for soil and the soil is lost for water and water is very good for soil, and somehow like I was asking the question is for the soil erosion, so why you are saying water is a loss for soil or soil is lost for water? This cannot be the vice versa. बच्चे ने क्या किया था, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में ऐसा नॉनसेंस लिख के रखा, उसको 0 मार्क्स। क्या मिला है? 0 मार्क्स। You work on this case as well. You have to work 2 different kind of cases. The first one is called as a logical guess and the second is called as nonsense guess. तो लॉजिकल गेस करना प्लीज, नॉनसेंस गेस करके कुछ का फालतू लिख के मार्क्स कभी नहीं मिलने वाली है। तो डायग्राम से प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए टाइम, घड़ी कभी भी हाथ पे मत पहनना एग्जाम हॉल में, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। तो भी क्या करना है, घड़ी का पे क्या है, क्या करना है, नहीं आपको बेंच पे घड़ी लगेगी। इवन वापस आधे टाइम ले लेना, ट्रेन द बोर्ड में मेरी घड़ी की तो घड़ी आपको निकाल के बेंच पे रखते हैं। राइडिंग और आपकी नजर बार बार हर 10, 15, 20 सेकंड के बाद आपकी वॉच 1 सेकंड में इधर वापस, यकीन जानो टाइम खत्म होने से पेपर खत्म हो गया। कभी ऐसा हुआ है क्या कि सब सारे आंसर आ रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया? ऐसा हुआ है कभी सर सब आंसर बता थे, सब लिख सकते थे हम लोग, टाइम ही मैनेज हो गया। यू हैव टू डेवलप स्टडी शेड्यूल। एक स्टडी शेड्यूल अगर आपके पास है, यहाँ के पास एक टाइम आज से लेके तकरीबन 3 महीने पेपर हो आपके, किस टाइम पेपर होता है पता है आपको? इतनी बजे से इतनी बजे पेपर होता है। हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक पता है आपको, हमारा ब्रेन एक क्लॉक के हिसाब से चलता है। रोजाना सुबह 4 बजे उठना शुरू करो, अलार्म लगा के 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन, उसके बाद अलार्म की जरूरत पड़ेगी। रमजान में सहरी के लिए हम लोग एकदम आराम से उठाते बिना अलार्म के। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती, बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? बायोलॉजिकल क्लॉक को लूनार रिदम बोलते हैं, सर्काडियन रिदम बोलते हैं, हमारी बॉडी कनेक्टेड है लाइफ से। वैसा क्या करना है पता है क्या? उस टाइम पे पेपर लेके बैठे, लेट्स से कि आपका 11 बजे से पेपर देने वाला है, तो 11 बजे से 2 बजे आप पेपर सॉल्व करेंगे ही रोज आना, आज से लेके जिस दिन तक पेपर है उस दिन तक। घर में बैठो या लाइब्रेरी में बैठो, कहीं भी बैठ जाओ, 3 घंटे सबको बोलते मुझे डिस्टर्ब मत करना, पेपर लेके बैठो। PYQs स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो सारे पेपर, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर, 70% ऑफ द पेपर्स आर मेड फ्रॉम द PYQs। पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होना है। सिर्फ 5 साल के पेपर गूगल पे अवेलेबल है, डाउनलोड उनको सॉल्व कर दो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑलमोस्ट आप 80% ऑफ द पेपर ऑलरेडी आपके सामने रहेगा। उनके आंसर्स बनाओ, उसके पेजेस पर एग्जाम से पहले जल्दी रिवाइज करें, ठीक है? रिवाइज सिस्टमैटिक देखो, ये 10 का फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। ये रिवीजन में ना हम लोग 10 का फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं। आज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, कल सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़ेंगे। परसों आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड फिर से पढ़ेंगे। आप बहुत स्पीड में चीजें चलेंगे। पता है पहले दिन रिवीजन में आपको 3 घंटे लग जाए, दूसरे दिन रिवीजन 1 घंटे करेगा, तीसरे दिन का रिवीजन 10 मिनट में, क्योंकि आप पेज से टर्न करते हैं। हाँ ये क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, ये सबसे शार्पेस्ट टूल है, हमेशा याद रखना। इसको आप जितनी तेज चलाना चाहे चला सकते हैं, और इसको आप जितना स्लो करना चाहे स्लो। ओनली एंड सोनली डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है? तो रिवाइज सिस्टमैटिकली यूजिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, PYQs प्लीज आपको गो थ्रू करने हैं, और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा टारगेटेड क्वेश्चंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग, मैंने पूछा कि ह्यूमन सर्कुलेशन के अंदर मैंने पूछा व्हाट इज एन आर्टरी, एक आर्टरी किसको बोलते हैं? तो एनी ब्लड वेसल व्हिच गोस अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड एन आर्टरी। तो अगले साल वेन पे पूछा, ये आपको पता चल चुका होगा या फिर अभी पहली बार पता चल रहा है? आप बोलेंगे सर लास्ट ईयर आर्टरी क्वेश्चन था, तो इस साल का जो एग्जामिनर पेपर बनाने बैठे होंगे, वो लोग PYQ से बैठे होंगे, उन लोग बोलेंगे आर्टरी पे क्वेश्चन आ तो वेन में डाले 70% टाइम ये तुक्का काम करता है। हम लोग ना पेपर गेस कर लेते तो पता है आपको,
When I was a student, हम लोग लिटरली पेपर गेस कर लेते थे कि ये क्वेश्चंस मिलेंगे। कई बार हम लोग एग्जैक्टली करेक्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता था कि एग्जैक्टली करेक्ट जाते थे, भाई ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, अगर इस साल जीएस पूछा है अगले साल एसीपीएच पूछेगा। अगर इस साल उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब के हार्मोन पूछे, अगले साल वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के हार्मोन पूछे। ये गारंटी है इस बात, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाँ स्ट्रेस के बारे में कुछ जानते हो भाई? स्ट्रेस क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में? मतलब ऐसा है कि जिनको कभी तो स्ट्रेस आता भी नहीं ऐसे लोग, पेपर के दिन भी टेंशन में नहीं रहते ऐसे लोग। लेकिन मेरी एक बात है, शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है। थोड़े टाइम में टेंशन आ रही पेपर में, स्टडी करने में, क्योंकि स्ट्रेस में से आप जितनी स्पीड में चले अच्छे से पढ़ाई कर, ये जरूरी है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनकी आत्मा वाला मामला नहीं रखना है आप। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन बड़े टाइम के लिए, भाई 1 महीने बाद एग्जाम है, मुझे टेंशन लेना पड़ेगा, तब मैं अच्छे से आप बेकर, कूपर, लेनिजर, स्ट्रायर, एल्बर्ट्स, ये सबको पढ़ लें और एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी खुद की नोट्स पढ़ें। एग्जाम से पहले आप किसी बुक को फॉलो नहीं करते, आप खुद की नोट्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं, आप खुद ऑप्शन बन जाते हैं। तो भाई मैं आई एम द बेस्ट ऑफ द आई शुड से, भी नोट्स से किसी को समझ में आए, मुझे समझ में आती है। जैसे वो क्लास में लगाने की वैल्यू जब मैं बोल रहा था, वो फुली आप में से शायद ही किसी को आ रहा होगा भाई पूरे 20 कमाने से मुझे याद, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? वो मेरी कंप्लीटली है। ट्राई टू मेक योर ओन ट्रिक्स, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। लास्ट वर्ड देखो बोल्ड करके रखा है मैंने, पॉजिटिव माइंडसेट, माइंडसेट पॉजिटिव। भाई मुझे तो बहुत अच्छी मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको लिखो ही मत और ऐसा नहीं हो सकता। You are giving your 100% and then you are asking कि भाई मुझे इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज ऐसे okay, so you are now equipped to excel in your 12th board biology examination। देखो ये हमने एक छोटा सा मेरे AI से बनाया हुआ है, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जियांस बायोलॉजी का। You can go through that channel, इसमें करीबन 500 वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं और उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा अगर आपको बहुत स्पीड में रिवीजन हो जाए। वन शॉर्ट वीडियोस आमतौर से मैं रखता हूँ, वन शॉर्ट वीडियोस सर नहीं सर वन शॉर्ट वीडियोस का केस क्या होता है कि आप जियांस बायोलॉजी सर्च करेंगे ना, सिर्फ आप जियांस सर भी सर्च कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। वो जिया अंसारी को मैंने मर्ज करके जियान बनाया और करीबन 4-5 साल पहले काम किया है। धीरे धीरे उसमें बहुत हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है।